वो पूरी रात इतनी दहशतनाक थी कि इस पूरी रात में एक पल के लिए भी उसकी आंख बंद नहीं हुई। दिल में हजार किस्म के वसवसे आ रहे थे और रात का एक एक पहर आहिस्तगी से गुजरता जा रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि इस गुजरते वक्त की नब्ज पर सख्ती से हाथ रख के उसे चलने से रोक दे। दिल में जिस कदर बेकरारी थी उसका अंदाजा तो सिर्फ खुदा ही लगा सकता था। उसके होंठ मुसलसल कपकपा रहे थे। खौफ के बास पूरी रात उसने जागते हुए गुजार दी। कल का दिन भी यूं ही बेचैन गुजर गया। ना ही उसने खाने का एक लुकमा अपने हल्क से उतारा और ना ही पानी का एक घोंट। वो खाती पीती भी कैसे, जिसे पता चल चुका था कि उसकी जिंदगी का दिया हमेशा के लिए बुझने वाला है। उसने आहिस्तगी से अपना हाथ अपने पीठ पर रख लिया। नन्ही सी हरकत उसके हाथ के नीचे बिल्कुल वाज़ेह थी, जिसे महसूस करते ही उसकी आंखों से आंसू उबल पड़े। उसे तो शायद इसे कभी देखने का मौका ही ना मिले और कुछ नहीं तो कम से कम उसे इस बच्चे को तो जन्म देने दिया जाता, जो उसके पेट में अपने निन्हे मुन्ने हाथों से अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। किसी भी हमला मुजरमा के लिए सजाए मौत मुंतखब नहीं की जाती, लेकिन ये ऐसा कानून था जिसमें गरीबों के लिए सब कुछ किया जा सकता था। उसकी हालत के पेश नजर कानूनी कारंदों ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं और वो बेबसी की आखिरी हद पर मौजूद थी। उसका पूरा जिस्म हल्का हल्का कपकपा रहा था और आने वाले वक्त ने उसे इस कदर बेचैन कर दिया था कि महसूस होता था जैसे अभी उसकी रूह परवाज कर जाएगी। तो मुश्किल अपने बेकरार दिल को संभालते हुए वो उठी और वुजू करने चली गई। वहीं पर मौजूद ठंडे पानी से उसने वुजू किया और कालिन को दरस्त करते हुए उसने नमाज शुरू की। नमाज के लिए खड़े होते ही उसकी टांगें कपकपा रही थीं और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। 2 रकात नमाज पढ़कर जो ही उसने अपने हाथ उठाए, रात के उस पहर यूं महसूस होता था जैसे उसकी सिसकियां आसमान को चुहो रही हैं। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। एक वही जात जानती थी कि उस वक्त उसके दिल का हाल क्या है। अभी वो जाए नमाज पर ही मौजूद थी जब झील की सलाखों पर दस्तकनुमा आवाज पैदा हुई और उसे यूं लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में दबा लिया हो। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे पलट कर देखती, यानी उसकी मौत का परवाना आ चुका था। थोड़ी देर के बाद वाज़ेह तौर पर उसे झील का दरवाजा खुलता हुआ महसूस हुआ और वो यूं ही साकत बैठी रही। उसने किस कदर दिल से दुआएं मांगी थी, लेकिन उसकी कोई भी दुआ रंग नहीं ले आई थी। चलो बस करो, उठो, अब जितनी दुआएं तुमने मांगनी थी मांग ली हैं। जेलर की सख्त आवाज उसे अपने कानों में यूं महसूस हुई जैसे उसके कानों में कोई सूर फूंका जा रहा हो। मुसीबत बिल्कुल उसके सर पर खड़ी थी। दिल धड़कन इतनी तेज थी जैसे अभी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगी। हर जिंदा और जानदार चीज को जीने की उमंग होती है और जब तक सांस चलती रहती है यह ख्वाहिश होती है कि थोड़ा और जी लिया जाए। मौत से किसका जी नहीं घबराता और उस सामने खड़ी हुई मौत से उसका भी जी लरज रहा था। वो खामोशी से खड़ी हुई जब जीलर उस हटा कर रहा था कि बालकुल पीछे खड़ी सख्त तीव्रों से उसे घूर रही थी और बाहर 2 मर्द उसका इंतजार कर रहे थे। उसने बेअख्तियार ही मुंत भरे लहजे में जीलर से माफी मांगी। उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मैं अल्लाह की कसम खाती हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। ये एक बुनियाद सी माफी थी जो उसके किसी काम की नहीं आने वाली थी। जीलर ने हकारत भरी नजर उस पर डाली और उसके मजीद करीब होते हुए बोली, जब मौत का वक्त सामने आ जाता है तो हर एक है को यही लगता है कि वो बेगुनाह है। ये सब कुछ तुमने करने से पहले सोचना था। तुम्हें उस वक्त रहीम नहीं आया जब तुम छोटी और मासूम बच्चियों को अपने धंधे में शामिल करती थी। ये सब कुछ तुमने करने से पहले सोचना था। तुम्हें उस वक्त रहम नहीं आया जब तुम छोटी और मासूम बच्चियों को अपने धंधे में शामिल करती थी। उसने बेअख्तियार नफी में सिर हिलाना शुरू कर दिया। कोई भी उसका यकीन करने वाला नहीं था और न ही उसे इस अदालत में माफी मिलने वाली थी। जेलर ने आगे बढ़ते हुए उसे हाथ से पकड़ा और बाहर ले आई। वो यूं साथ चल रही थी जैसे कदमों को घसीट कर चल रही हो। उसके कदमों में जान बाकी न रही थी। यूं दिल चाहता था कि अभी जमीन फटे और वो इसी में गुम हो जाए, इन जालिम दरिंदों के हाथ से बच जाए, या फिर ये महज एक बुरा ख्वाब हो जो उसे जागने पर खूबसूरत हकीकत की तरफ ले जाए। लेकिन न ये कोई बुरा ख्वाब था और न ही कोई भयानक मजाक। ये एक हकीकत थी जो उसके सामने अपने बाजू फैलाकर उसे निगलने के लिए तैयार थी। उमूमन मुजरमों को रात के आखिरी पहर में फांसी दी जाती है और ये भी रात का आखिरी पहर था। मुजरमों को रात के आखिरी पहर में फांसी इसीलिए दी जाती है ताकि उनका जिस्म मौत की सख्ती को बर्दाश्त कर पाए और जान निकलने का अमल उनके लिए ज्यादा तकलीफ दह न हो। लेकिन ये कोई भी नहीं सोचता कि जान निकलने का अमल किसके लिए आसान होता है और वो शख्स जिसे पहले से मालूम हो
कि इस पहर उसकी जिंदगी का दिया बुझ जाएगा। वो कैसे पुरस्कून हो सकता है। उसकी हालत भी बिल्कुल वैसे ही थी। चंद कागजात उसके सामने रखे गए और कोई कार्रवाई मुकम्मल की गई जिस पर उसने उनके हुक्म के मुताबिक अंगूठा छाप दिया। उसके फांसी का अमल भी अजीब था। ना ही कोई उससे मुलाकात करने को आया और ना ही उससे किसी किस्म की आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। यूं महसूस हो रहा था जैसे कैद से जान चुहड़वाने के लिए उसे बस मंजर है से हमेशा के लिए गायब किया जा रहा हो। ये अमल इतने पुरअसरार तरीके से तरतीब दिया जा रहा था कि उसकी पुरअसरारियत अर्द-गिर्द फैली हुई थी। उसके जिस्म पर अब हल्का हल्का पसीना वाज़े हो चुका था। सबसे पहले उसे गस्ल करने के लिए कहा गया और उसे मखसूस लिबास फराहम किया गया। उसे हदायत की गई कि वो दिए गए वक्त से ज्यादा वक्त अंदर न गुजारे। बस कुछ ही वक्त था। उसने गस्ल किया और उनका दिया हुआ लिबास पहन लिया। वो उनकी बात को यूं मानते हुए अमल कर रही थी जैसे एक रोबोट इंसान की हिदायत पर अमल करते हुए काम करता है, या फिर यूं बेबस हो चुकी थी कि उसे यकीन हो गया हो कि अब उसे बचाने वाला कोई भी नहीं आएगा। सफेद रंग का ढेला ढाला सा लिबास उसने अपने जिस्म पर पहन लिया जिससे उसका फरबा जिस्म मजीद वाज़ेह नजर आ रहा था। अब ये अमल आखिरी मराहिल की जानब रवां दवा था। उसे पकड़कर फांसी घाट के करीब लाया गया जहां पर मुख्तलिफ ओहदे के लोग मौजूद थे। सबके सामने एक बार फिर उसकी फांसी के वारंट को तस्दीक के तौर पर दोहराया गया और मजीद हुक्म मिलते ही उसे उस घाट पर चढ़ाते हुए बाकी कार्रवाई सर अंजाम देने लगे। उस वक्त उसकी हालत ऐसी थी जैसे वो हर चीज सोचने समझने की सलाहियत से मफलूज हो चुकी हो। उसके जहन में बस ये बात थी कि वो कुछ ही लम्हों के बाद हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाएगी। आगे बढ़ते हुए जल्लाद ने उसके मुन्ना पर वो काले रंग का कपड़ा चढ़ा दिया और उसे सहारा देते हुए कुदरे ऊंची जगह चढ़ाया। उसके हाथों को वो पीछे ले जाकर पसीपश्ट बांध रहा था और उसका दिल इतनी शिद्दत से लर्ज रहा था जैसे उसे अभी हार्ट अटैक आ जाएगा। उसके गले में रस्सी डाली गई और वो ये सारा अमल शिद्दत से महसूस कर रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दे, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर पा रही थी। और इससे पहले कि मजीद कोई हुक्म जारी होता और उसकी जिंदगी का दिया हमेशा के लिए बुझ जाता, जब वो एकदम जोर से चीखी। चीख इस कदर दर्दनाक थी कि वहां खड़े लोग बेअख्तियार ही उसकी जानब मतवज्जा हो गए। कितना अजीब होता है कि एक शख्स उनके सामने ही जान की बाजी हार रहा हो और वो हो बेहिस बनकर खड़े रहते हैं जैसे इस सब से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता हो। दर्द की शदीद लहर उसकी कमर से उठती हुई यूं आगे बढ़ी कि वो उसे झुकने पर मजबूर कर रही थी। बेख्तियार ही वो आगे की जानिब झुककर करने लगी जब पीछे खड़े जल्लाद ने उसे सख्ती से थामकर सीधा किया। उर्द-गर्द के लोग हैरत से उसे देख रहे थे जब पूरी फजा उसकी दर्दनाक चीखों से गूंज उठी और उसकी पंडलियों से बहता हुआ सरख मादा उसके सफेद रंग के कपड़ों पर वाज़ेह नजर आ रहा था। तकरीबन उर्द-गर्द सारे लोग बौखलाहट का शिकार थे। जल्दी से उसके मुन्ना से कपड़ा उतारने का हुक्म दिया गया और जैसे ही उसके मुन्ना से कपड़ा उतारा गया और उसके पसीपश्ट बांधे हुए हाथों को छोड़ा गया तो वो पेट पर हाथ रखकर दर्द से बलबला उठी। पास ही मौजूद डॉक्टर, जो अक्सर उन मुजरमान के पास मौजूद होता है जिन्हें सजाए मौत दी जाती है ताकि मौत की तस्दीक कर सके, वो तेजी से उसकी जानिब बढ़ा और उसका मायना करने लगा और इस दौरान भी वो मुसलसल दर्द से चीख रही थी। डॉक्टर ने कुछ देर उसका मायना किया और फिर पलटते हुए बोला, इसकी ज़िंदगी के दिन बेहद करीब हैं और शायद अब ज़हनी परेशानी और दबाव की वजह से ब्लड प्रेशर में ऐसे मसाइल पैदा हुए हैं कि इससे लीवर पेन शुरू हो चुकी है। इस वक्त यहाँ पर ऐसी कोई तबी इमदाद मौजूद नहीं थी जो उसे फराहम की जाती और इससे पहले कि उसे ले जाने का हुक्म दिया जाता उसकी जोरदार चीख सुनी गई। डॉक्टर ने एक बार फिर पलटकर उसे देखा और फिर परेशानी से बोला, अब इसे कहीं भी ले जाना मुमकिन नहीं है क्योंकि पैदाइश का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है। इसके दर्द से अंदाजा हो रहा है कि पैदाइश नॉर्मल तरीके से हो जाएगी, लिहाजा इसे यहाँ पर ही प्राइवेसी मुहैया की जाए ताकि ये बच्चे को पैदा कर सके। उसी वक्त लेडी कांस्टेबल और मजीद एक खातून को तलब किया गया और उसके उर्द गर्द पर्दा बना दिया गया, लेकिन उसकी चीखें उस पर्दे को भी पार कर रही थीं। जब थोड़ी देर बाद चीखें थम गई तो कांस्टेबल बाहर आई और कहा, इसने बेटा पैदा किया है। वो लोग बेहद हैरतज़दा थे, आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया। अगर बात यहाँ से बाहर चली जाती तो मीडिया इस बात को इतना फैला देता कि उन लोगों की नौकरियां भी खतरे में थीं, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं जो हामिला औरत को हमल के आखिरी दिनों में सजाए मौत पर लटका दे।
और वो लोग इस मामले को इतना ज्यादा जांच ही नहीं पाए कि वो न सिर्फ हामला है बल्कि हमले के आखिरी दिनों में भी पहुंच चुकी है। उसका जिस्म काफी भरा भरा था और उस पर उसका पेट इतना नमाया नहीं था। जिन लोगों ने उस पर केस करवाया था वो लोग भी अच्छे खासे मालदार, शायद इसलिए इस मामले को जेल में ही दबा दिया गया। अब ये तय था कि अगर वो सजाए मौत की बदौलत फांसी पर लटका दी जाती है तो वो बच्चा और हमल भी उसके साथ ही होगा, खत्म हो जाएगा। ऐसा कोई वारिस नहीं था जो उसकी निशानदही के लिए पलट कर आता। और बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई थी। जब इससे अगला वाकया उन लोगों को मजीद हैरत हो जाएगा, मैं डाल चुका था। सिर्फ चंद माह पहले ही मुकद्दर ने उसे यूं उठाकर पटखा था कि वो संभल ही नहीं पाई। गांव की अनपढ़ और गवार लड़की जिसे इस केस में गिरफ्तार कर लिया गया कि वो न सिर्फ जुना करती है बल्कि इस अमल के लिए लोगों की मासूम और नाबालिग लड़कियां भी फराहम करती है। किसी ने पुलिस को इत्तला दे दी और उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त वो शहर में मौजूद अपने घर पर थी जहां वो ये धंधा चला रही थी। और जब एकदम से पुलिस उसके घर में आई तो वो तो संभल ही नहीं पाई, बल्कि उसे इस सब का अंदाजा भी नहीं था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ना ही कोई सुनवाई हुई और ना ही किसी किस्म का कोई गवाह था। 1-2 तारीखों के अंदर अंदर ही उस पर इस तरह के कदर पख्ता इल्जामात और सबूत थे कि जज ने उसे सजाए मौत का हुक्म दे दिया। जैसे ही ये हुक्म उसे मिला, गोया पूरा आसमान उसके सिर पर उलट पड़ा। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि मकदर उसके साथ यूं भयंकर मजाक कर सकता था। हकीकत क्या थी उसकी, और वो क्या से क्या बनकर मौत के दरवाजे पर बेयारो मददगार खड़ी थी, जहां पर कोई उसकी सुनवाई करने वाला नहीं था और ना ही कोई उसे बचाने वाला। वो फिर भी रात दिन उस जात के आगे गड़गड़ा कर मदद तलब कर रही थी और बालाखिर उसकी सुन ली गई। और उसके बाद वो हैरत अंगेज राज वजूद में आए जो सुनकर कोई भी बेयकीन रह जाता। मुकद्दस पर कुछ माह पहले ही कैस किया गया कि वो न सिर्फ अपना जिस्म फरोख्त करती है बल्कि उर्द गर्द की नाबालिग और बेसहारा बच्चियों को भी इस काम की तरगीब देती है। कई लोगों ने उसके खिलाफ गवाही दी और सबूत भी दिए। पुलिस ने उसे उसके घर से जाकर पकड़ लिया। कराची के मशहूर बिजनेस मीन शहबाज अली की बेटी शबाना शहबाज इस केस की पैरवी कर रही थी। उसने महंगा से महंगा वकील हायर किया और तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने मुकद्दस को सजाए मौत का हुक्म दे दिया, क्योंकि उस वक्त तक वो कई बच्चियों की जिंदगी को हलाक कर चुका था, बर्बाद कर चुकी थी। लिहाजा उन लोगों का दबाव था कि सजाए मौत से कम सजा न दी जाए। और हैरत की बात ये थी कि न कोई उसके केस की पैरवी करने आया था और न ही कोई इंसान ऐसा था जो इस अरसे में उससे मुलाकात करने आया हो। ये केस तकरीबन 7 माह तक चलता रहा। जब वो जेल में आई तो उसे शायद 2 माह का हमल था। वो कुदरे भरे भरे जिस्म और नशीब व फराज वाली 27 साला लड़की देखने में भी ऐसे लग रही थी जैसे उसने अपना खूबसूरत जिस्म कितने ही मर्दों के बस्तर की जीनत बना डाला हो। लंबे से बाल, सर्क और सफेद रंगत और खूबसूरत नुकूश वो देखने वाले को पहली ही नजर में हवास बाख्ता करने की ताकत रखते थे। और जो भी एक बार उसे देखता उसके लिए मुश्किल था कि उससे नजर हटा पाए। और शायद इसी बात की उड़ लेते हुए उसने जिस्म फरोशी जैसा धंधा करना शुरू कर दिया। इस शहर में अकेले ही रहती थी। शहर से काफी दूर एक अनजान सी जगह पर रहने वाली लड़की के खिलाफ केस इस कदर मजबूत था कि कोई भी उसे बचा नहीं पाया। उसने बारहा अपनी जबान से इस बात का इकरार किया कि उसने आज तक कोई भी गुनाह नहीं किया, लेकिन अदालत जबान को नहीं बल्कि सबूतों को मानती है। और उसके सबूत हैं जितने भी थे उसी के खिलाफ थे। कोई ऐसा सबूत नहीं था जिसमें इस बात को वाज़ेह कर दिया जाता कि वो मुजरिम नहीं है, और न ही उसने इस कस्म का कोई गुनाह अंजाम दिया है। कुछ उर्सा पहले ही वो इस घर में आकर रहाइश पजीर हुई जिसके इर्द गिर्द मुतवस्सित तबका आबाद था। उन्होंने मुकद्दस को कभी भी घर से बाहर निकलते नहीं देखा। कुछ दिन तक तो वो इसी घर में रही, न कहीं आती जाती और न ही लोगों से मेल जोल रखती। न ही उसके घर कभी कोई आता हुआ दिखा। आहिस्ता आहिस्ता हुआ दिखा। लोगों को ये फिक्र होने लगी कि वो अकेली लड़की इस घर में रहने के लिए आ गई है जहां पर न कोई उसके साथ रहता है और न ही उसकी कफालत करने के लिए कोई मौजूद है। आखिर वो अपने इखराजात किस तरह पूरे कर रही है। कुछ लोग तो इसके मुतालिक तशवीश का शिकार हो रहे थे और कुछ लोगों का कहना था कि रात के वक्त काफी बार उसके घर में किसी न किसी मर्द को आते जाते देखा गया है जो गाड़ी पर आता है और सुबह दिन शुरू होने से पहले ही यहाँ से चला जाता है। अब लोगों को हटा देता है। समझ आ चुकी थी कि वो किस किस्म की लड़की है और उसके घर में हर रात किसी न किसी मर्द की आमद का क्या मतलब है। यकीनन वो खासी ओबाश किस्म की लड़की है जो आए हूँ रोज
अपना जिस्म फरोख्त करके किसी की रात में रंगीन बनाती है और इसके बदले में वो उसे रुपए पैसे देता है। आहिस्ता आहिस्ता वहां के नो उम्र लड़कों में उसके चर्चे होने लगे। कभी कभार जब वो जरूरत की चीजें लेने के लिए बाहर निकलती तो जो उसे देखता वो फिर अपनी महफिल में उसका जिक्र जरूर करता। वो उसके बारे में यही जानते थे कि वो यकीनन धंधे में मुलव्वस है। कुछ लोगों को उसके यहाँ रहने पर भी एतराज था। हती की काफी बार कुछ लड़कों ने कोशिश भी की, लेकिन न जाने फिर उनके साथ किया वाकया पेश आता कि वो दोबारा न अपनी जबान खोलते और न ही आंख उठाकर उसके घर की तरफ देखते थे। लोग इस बात से मुतमईन होंगे थे कि वो अपने मोहल्ले में किसी भी लड़के को अपनी जानब मतवज्जा नहीं करती और न ही यहाँ का माहौल खराब कर रही है, बल्कि जो भी आता है वो रात गए बाहर से आता है और उसे खामोशी से अपना मतलब निकालकर वापस चला जाता है। इतना हुसैन होना और फिर भरपूर जवानी के बाद अकेला रहना यकीनन किसी मुसीबत से कम नहीं है, और है ये मुसीबत उनके सरों पर टूट पड़ी थी। कई मंजिले रात गए तक उसके ख्वाब देखते रहते। उसके छोटे से घर में तकरीबन इस्तेमाल की सारी आसाइशें मौजूद हैं थी। जब वो बाहर निकलती तो वो हमेशा मुहज्जब लिबास पहनकर निकलती, शाल को इर्द गिर्द फैलाकर ही बाहर आती। काफी बार उसे देखा गया जब कोई ना कोई गाड़ी उसके इंतजार में होती, वो उस गाड़ी में बैठती और चली जाती, और फिर शाम का अंधेरा फैल जाने पर वो गाड़ी उसे घर के दरवाजे तक छोड़ जाती। उसके खिलाफ शक रोज बरोज बढ़ता जा रहा था, लेकिन फिर भी कोई नहीं जानता था कि वो कहां से आती है, कहां जाती है और आखिर उसका मकसद क्या है। सबको बस यही मालूम था कि वो है बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े उमराह के साथ ताल्लुकात कायम करती है और अपनी जरूरियात को पूरा करती है। काफी बार मोहल्ले की चंद लड़कियां भी उसके घर आती जाती हैं, दिखाई दे। वो हमेशा वही लड़कियां होती जो अक्सर बेसहारा होती, यतीम होती या फिर किसी गरीब घराने से होती। वहां पर रहने वाला कोई भी ऐसा नहीं था जिसकी जिंदगी आसाइशों से भरी हो, लेकिन वहां जो भी रहते थे वो इस काबिल थे कि अपने लिए इज्जत से और रोजी रोटी कमाकर अपने बच्चों को दे सकते हों। वो लोग अच्छी तरह जानते थे कि यतीम और बेसहारा लड़कियां यकीनन उसकी चमक दमक से मरूब हो चुकी हैं और उसी के साथ धंधे में शामिल होने के लिए उसके घर आती जाती हैं। कई लोगों ने उन्हें बाज भी रखना चाहा, लेकिन कहीं एक लड़की है उनके घर है आना जाना खत्म कर देती है, और कहीं लड़कियां फिर भी आती जाती रहती। अब किसी पर पाबंदी तो नहीं लगाई जा सकती थी, इसलिए हर शख्स अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने का रवादार है। जिंदगी बिल्कुल ऐसे ही चलती जा रही थी जब एक रोज लोगों ने पुलिस को इसके घर के सामने उठे देखा। जब एक बड़ी सी गाड़ी आकर रखी और एक खातून गाड़ी से निकलकर पुलिस को उसी के घर की निशानदही करवा रही थी। बहुत से लोग इसके घर के सामने जमा थे और कुछ ही देर के बाद उसे घसीटकर घर से बाहर लाया गया। लोगों ने वाज़ेह तौर पर देखा कि उसके साथ किया सलूक किया गया। यकीनन पुलिस को खबर हो चुकी थी कि वो यहाँ पर धंधे में मुलव्वस है। जब इलाके के लोगों से पूछ-गुछ की गई तो लोगों ने यही कहा कि बेशक वो अच्छे किरदार की लड़की नहीं है, क्योंकि लोगों ने काफी बार उसे किसी गैर मर्द के साथ आते जाते देखा है और रात रात भर उस गैर मर्द को इसके घर में भी देखा गया है। न सिर्फ ये, बल्कि अर्द गिर्द की यतीम और बेसहारा बच्चियों को भी अब अपने साथ इस काम में है, मुलव्वस कर रही है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और कई माह तक उसके खिलाफ केस चलता रहा। किसी ने भी उसकी हिमायत में केस दायर नहीं किया और न ही कोई वकील था जो उसकी हिमायत में केस लड़ता। इसीलिए मुसलसल दबाव, शवाहिद और उसके खिलाफ बयानात के मुताबिक उसे सजाए मौत दे दी गई। और फिर किसी को भी मालूम नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ। लोग उसे बिल्कुल भी भूल चुके थे। तकरीबन 7 माह के बाद जब सजाए मौत के हुक्म पर अमल दरामद का वक्त आया तो वो सब कुछ सामने आया जो कि किसी हवा में हुआ, कि वहमो गुमान में भी नहीं था। उसने ऐन सजाए मौत के वक्त इस बच्चे को जन्म दे दिया और वो बच्चा बिल्कुल जिंदा और सालिम उनके सामने मौजूद था। वो बच्चे को जन्म देते ही बेहोश हो गई। जब उसे करीबी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया ताकि उसका मुकम्मल मायना किया जा सके। इन लोगों को तो ये फिक्र थी कि आखिर इतने अरसे में कोई ये क्यों नहीं जान पाया कि वो हमल से है, और अगर यह बात कोई जानता भी था तो वो इस बात को छुपा गया। अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये बच्चा किसका हो सकता है। आए रोज वो जितने मर्दों से ताल्लुकात कायम करती है, ये कहना कि ये बच्चा फला शख्स का है बिल्कुल एक गलत बात होगी। इसीलिए उस तस्दीक के लिए उसका होश में आना जरूरी था। मुसलसल दबाव, हमल के दौरान पेचीदगियों के बाइस वो बेहोश हो चुकी थी और उसे मुसलसल इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया था।
न जाने ये बात है कैसे निकली और फैलती चली गई कि इस लड़की ने सजाए मौत के वक्त बच्चा जन्म दे दिया है, और ये बात जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। ये बच्चा किसका हो सकता है? इस अमल को क्यों छुपाया गया और हमल के बावजूद उसे सजाए मौत क्यों दी जा रही थी? ये ऐसे सवालात थे जो मुसलसल मंजर-आम पर आ रहे थे। अब भी उसकी जान को खतरा था, लेकिन वहां मौजूद लोग ये अच्छी तरह जानते थे कि अगर उसे रति बराबर भी नुकसान पहुंचा तो वो तमाम अहदेदार मीडिया के हाथों जलील होकर रह जाएंगे, क्योंकि ये मामला मीडिया के हाथ में आ चुका था। और उस शाम उसे होश आया, और होश आने के साथ साथ कितने ही लोगों की उम्मीदें भी वापस लौट आई थीं। लोग सिर्फ इस बात के लिए भ्रम थे कि उसे बावजूद हमला होने की सजाए मौत दी जा रही थी, चाहे इंसान जितना भी गुनहगार हो। लेकिन किसी भी मुल्क में ये कानून नहीं है कि किसी गुनहगार के साथ एक बेकसूर को भी सोली चढ़ा दिया जाए, और हुकूमत इस बात के लिए जवाबदार थी। अगर बात यहां तक रहती तो फिर भी ठीक था। जब वो होश में आई तो उसने बयानात में वो सनसनीखेज खबर दी जो लोगों के लिए मजीद तफ्तीश का बायस बनी। कोई भी नहीं जानता था कि एकदम से ही कहानी का पूरा रख ही बदल जाएगा। उसने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि ये बच्चा कराची शहर के एक नामी ग्रामी बिजनेसमैन का है, और ये कोई छोटा इल्जाम नहीं था जिसे वो लगाकर दस्तबरदार हो जाते। उसने पूरे होश व हवास के साथ इस बात की तस्दीक की थी कि ये बच्चा अहमद जमाल का है। अहमद जमाल कराची का एक जाना माना बिजनेसमैन था, और उसकी बीवी शिबाना शहबाज ही थी जो मुकद्दस पर केस दायर करके इस केस के खिलाफ आखिर तक लड़ती रही थी। क्या मुकद्दस नामी वो लड़की अपना बदला ले रही थी, या फिर हकीकत में कुछ ऐसा था? मुसलसल दबाव दिया जा रहा था कि बच्चे का DNA करवाया जाए ताकि पता चल सके कि ये बच्चा किसका है। एक बार फिर उसका सारा केस शिद्दत से खुल चुका था, लेकिन ऐसा तभी मुमकिन था जब जमाल अहमद उसे हदायत किया था अपना बच्चा तस्लीम करते और DNA के लिए राजी हो जाते। वो तो मुसलसल इनकार कर रहे थे। इससे बढ़कर था उनका पैसा, जो किसी सूरत भी उन्हें टिकने नहीं दे रहा था, और कोई भी उनके खिलाफ खड़ा होने की जर्रात नहीं कर रहा था। एक बार फिर मुकद्दस के केस को खोला गया तो कहीं ऐसे शवाहद थे जो उसके खिलाफ आ रहे थे। पर आखिर इस बच्चे का DNA करवाया गया तो जो रिपोर्ट सामने आई उसने सबको हिलाकर रख दिया। वो बच्चा हकीकी तौर पर कराची के मशहूर बिजनेसमैन अहमद जमाल का बेटा था, जिसकी बीवी ने मुकद्दस पर केस दायर करके उसे सजाए मौत तक पहुंचा दिया। कहानी आहिस्ता आहिस्ता खुलती जा रही थी। मुकद्दस गांव की एक अनपढ़ और सादा लड़की थी जो अपने माँ बाप की वफात के बाद अपने चची के पास रहती थी। चची ने उसका रिश्ता अपने बेटे से तय कर रखा था। वो शुरू से ही फरबा जिस्म रखने वाली हुसैन लड़की थी, जिसका हुस्न गुर्बत ने काफी हद तक मंदमल कर रखा था। उसका भरा भरा जिस्म, सफेद रंगत और चेहरे की मासूमियत देखने वाले को एक ही नजर में उसका दीवाना बना देती। गांव के काफी लड़के थे जो उसके आगे पीछे फिरते रहते, लेकिन चची ने इस पर मुसलसल पाबंदी आयद की हुई थी कि वो न ही कहीं आ जा सकती है और न ही किसी से मेल मिलाप कर सकती है। उसकी वजह ये थी कि बकौल चची वो ही नहीं है, उनके सरों पर मुसल्लत की हुई जिम्मेदारी है और उनके आदिल की मंगेतर भी है, और उसको अच्छे से ख्याल रखना इन लोगों का फर्ज था। तब तक सब कुछ ठीक था, और कुछ दिनों तक उसकी तबीयत खराब रही, जब एक रोज चची को रहम आया और वो उसे लेकर कराची के सरकारी अस्पताल में आई। चची ने उसे वहां से दवाई लेकर दी, और सड़क पर वापसी आते हुए अहमद जमाल की उस पर नजर पड़ी, और यूं पड़ी कि फिर पलटने का नाम ही ना लिया। अहमद जमाल एक ही नजर में इस पर फरीफ्ता हो चुका था। इसने उस लड़की को करीब से बस एक नजर देखा था और फौरन ड्राइवर को गाड़ी रोक देने को कहा। ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ी और गाड़ी उनके सामने लाकर खड़ी कर दी। अहमद जमाल ने उन्हें बैठने के लिए ऑफर की, और चची तो अपनी लालची तबीयत के बास एक ही नजर में इस गाड़ी पर फदा हो चुकी थी। वो जल्दी हो चुकी थी से मुकद्दस को लेते हुए गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई, और अहमद जमाल ने अपनी तेज नजरों से काफी फुर्सत से उसका जायजा लिया था। उसे इतनी खूबसूरत लगी कि उसने अपनी जिंदगी में उसे खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। बस थोड़ा वक्त और अहमद जमाल पूरी तरह उस पर मर मिटा। बातों बातों में उसने चची से सारी मालूमात भी निकलवा ली कि वो किस गांव से है। अहमद जमाल शबाना शहबाज का शोहर था, जो शहबाज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक की बेटी थी। वो अच्छे खासे खाते पीते घराने से ताल्लुक रखती थी, और अहमद जमाल ने इसकी दौलत से मरूब होकर ही इससे शादी की थी। और अब जिंदगी के रंगों ने
उसे अपनी बेरंग गुजरती हुई जिंदगी से बदगुमान कर दिया था। वो ना ही शब्बाना को छोड़ सकता था और ना ही उसे अलहदगी अख्तियार कर सकता था और ना उसकी मर्जी के बगैर अपनी जिंदगी को गुजार सकता था। इस रोज वो हो सकता था। घर तो चला गया, लेकिन उसके जहन और दिल पर बड़ी तरह मुक़द्दस काबिज हो चुकी थी। वो मुसलसल इसी के बारे में सोच रहा था। अगर वो लड़की इसकी जिंदगी में आती तो चाहे जितनी भी गुर्बत होती, जिंदगी की रौनाइयां ही मुख्तलिफ होती। शबाना के साथ जिंदगी गुजारने और उसकी गुर्बत में इतना सुकून नहीं था जितना उस लड़की की सिर्फ एक नजर देख लेने में सुकून था, और वो तो कब से उसी सुकून का मुतमन्नी था। शबाना अपनी नजाकत और अदाएं दिखाने से ज्यादा उस पर काबिज होने को तरजीह देती थी। इसका सारा भरम अपने बाप की दौलत था। वो काफी दिनों तक मुकद्दस के बारे में सोचता रहा। दिल था कि उसे एक बार फिर करीब से देखने के लिए मचल रहा था। शबाना और उसके 2 बेटे थे। अब उसकी उम्र 40 के करीब थी। वो शबाना से हटकर उस तरह का कोई ताल्लुक कायम नहीं कर सकता था, बस इस हद तक कि वो मुकद्दस के साथ चंद रातों को खूबसूरत बना लेता और उसके बाद उसे भूल जाता। और एक रोज उसे मिलने की ख्वाहिश को अमली जामा पहनाते हुए वो मुकद्दस के दरवाजे पर था। चची तो उसे देखते ही गर्विदा हो चुकी थी। वो कैसे भूल सकती थी कि उसकी बड़ी गाड़ी में कितना प्रस्कून सफर था। वो उसे अंदर लेकर आई और वो इस बोसीदा मकान में छिपे हुए इसी गर्विदा हो चुकी थी। वो कैसे भूल सकती थी कि उसकी बड़ी गाड़ी में कितना प्रस्कून सफर था। वो उसे अंदर लेकर आई और वो इस बोसीदा मकान में छिपे हुए इसी गर्विदा हो चुकी थी। वो कैसे भूल सकती थी कि इसकी बड़ी गाड़ी में कितना प्रस्कून सफर था। वो उसे अंदर लेकर आई और वो इस बोसीदा मकान में छिपे हुए इसी गर्विदा हो चुकी थी। वो कैसे भूल सकती थी कि उसकी बड़ी गाड़ी में कितना प्रस्कून सफर था। वो उसे अंदर लेकर आई और वो इस बोसीदा मकान में छिपे हीरो की तलाश में अंदर आ गया। इसकी नजरें मुसलसल मुकद्दस को ही ढूंढ रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसे बात का आगाज किस तरह करना चाहिए, और उसके इस हीरो की तलाश में अंदर आ गया। इसकी नजरें मुसलसल मुकद्दस को ही ढूंढ रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसे बात का आगाज किस तरह करना चाहिए, और उसके इस हीरो की तलाश में अंदर आ गया। उसकी नजरें मुसलसल मुकद्दस को ही ढूंढ रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसे बात का आगाज किस तरह करना चाहिए, और उसके इस हीरो की तलाश में अंदर आ गया। इसकी नजरें मुसलसल मुकद्दस को ही ढूंढ रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसे बात का आगाज किस तरह करना चाहिए, और उसके उस हीरो की तलाश में अंध इरादे के बाद इन लोगों का रद्द अमल किया होगा। लेकिन वो सामने बैठी गुलाबी रंग में मलबूस सफेद लड़की पर मर मिटा था, जिसको पाना शदीद ख्वाहिशात में शामिल हो चुका था, जिन्हें वो अधूरा बनाना नहीं चाहता था। इसीलिए असल बात की तरफ आया और मुकद्दस के चचा और चची के सामने अपने इरादे को खोल दिया कि वो मुकद्दस को अपनाना चाहता है, चाहे एक रात के लिए या फिर कई रातों के लिए। वो अच्छी तरह जानते थे कि आदिल मुकद्दस को किस हद तक पसंद करता है। इसलिए उन्होंने दरमियानी रास्ता चुनते हुए कहा कि मुकद्दस की तो मंगनी हो चुकी है। अगर हमारी बेटी राबिया आपको पसंद है तो हम उसकी शादी आपसे करवा देंगे। वो उसकी दौलत से इस हद तक मरोब हो चुके हैं थे कि उन्हें सामने बैठा शख्स जरा बराबर भी उम्र में ज्यादा नहीं लग रहा था। लेकिन वो कोई ऐसा कच्चा खिलाड़ी नहीं था जिसे जो भी सामने रख दिया जाता इसी का शिकार कर लेता। उसे सिर्फ और सिर्फ इसी लड़की की तलाश थी, जिसकी तलाश के लिए वो इन लोगों के सामने मौजूद था। इसलिए उसने वाज़ह तौर पर कह दिया कि वो मुकद्दस को अपनाना चाहता है और उसके लिए उसे जितनी भी रकम अदा करनी पड़ी वो देगा। लेकिन उसके बाद इन लोगों का मुकद्दस के साथ कोई किसी किस्म का ताल्लुक नहीं होगा और न ही कोई राबता रख पाएंगे। वो वहां से वापस आ गया, लेकिन इन लोगों की आंखों में चमकती हुई लालच को इसने वाज़ह तौर पर देख लिया था। वो जानते थे कि वो हैं पैसे की चमक दमक के आगे अपने बेटे की किसी किस्म की खुशी को मौका नहीं देंगे। वो छोटे लोग अच्छी तरह जानते थे कि मुकद्दस के बदले में उन्हें एक बड़ी रकम हाथ आ जाएगी, जिससे वो अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं। न जाने फिर घर में कितना वबाल आया और कितने तूफान उठे, लेकिन एक शाम उसके दिए गए नंबर पर उसे कॉल होगा मौसूल हुई। तो कॉल अटेंड करते ही उसे अंदाजा हो गया कि ये कॉल मुकद्दस के घर वालों की तरफ से ही आई है। उन्होंने मुकद्दस का रिश्ता देने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी थी, लेकिन वो चाहते थे कि वो मुकम्मल इज्जत और निकाह के बाद ही मुकद्दस को हासिल करे। और अहमद जमाल ने इरादा कर लिया था
कि वो इसे तब तक अपने निकाह में रखेगा जब तक उससे जीना भर जाए और उसके बाद उसे छोड़ देगा और इतनी रकम दे देगा कि वो अपनी बाकी की जिंदगी आसानी से गुजार सकती है। आखिर जिंदगी की खूबसूरतियों पर इतना हक तो उसका बनता है। इस शाम वो अकेला गया और मुकद्दस का चचा मौलवी को बुलाकर ले आया। रात के वक्त दोनों का खामोशी से निकाह पढ़वा दिया गया और वो उन्हें सादा से कपड़ों में मुकद्दस को लेकर अपने साथ चलाया। उसने इन्हें सादा से कपड़ों में मुकद्दस को लेकर अपने साथ चलाया। लोगों को वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि अब मुकद्दस के साथ तुम लोगों का न ही कोई रिश्ता होगा और न ही कोई राबता जब तक मुकद्दस उसकी बीवी रहेगी। जब उसकी बीवी हो जाएगी, नहीं रहेगी, तब वो मुकद्दस को तुम लोगों के दरवाजे तक छोड़ जाएगा। और वो लड़की तो किसी महरे की तरह इस्तेमाल की गई थी जिसे पैसों की खातिर चाचा और चाची ने उस शख्स के हवाले कर दिया था और वो शख्स भी उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारने का रवादार नहीं था। लेकिन फिर भी वो खुश थी कि कम से कम उसका निकाह हो चुका है इस शख्स के साथ। वो उसे लेकर शहर में एक फ्लैट में आ गया। जब उसने महंगी ब्यूटिशियन से मुकद्दस को सिर्फ अपने लिए आरास्ता करवाया और उस रात कमरे में आते ही उसे एक नजर देखा, तो अहमद जमाल को अंदाजा हो चुका था कि वो अब जिंदगी के बाकी साल इस लड़की के बगैर नहीं गुजार पाएगा। वो उसे इस रात पाकर इतना मुतमईन हो चुका था कि ऐसा इत्मीनान तो उसे अपनी जिंदगी के 40 सालों में नहीं हुआ था। कुछ दिन वो उसके पास उसी फ्लैट में आता रहा और फिर उसे अपनी बीवी के खौफ से इस गैर गुंजान आबाद इलाके के एक छोटे से घर में रहने के लिए कह दिया और वो खामोशी से मान गई। वो और कर भी क्या सकती थी। इसके अलावा वो शख्स उसका शौहर था और उसे बेपनाह मोहब्बत का दावेदार था। उसने मुकद्दस को बता दिया था कि वो पहले से शादीशुदा है और किसी सूरत भी अपनी बीवी और बच्चों से दस्तबरदार नहीं हो सकता। और मुकद्दस उसकी दूसरी बीवी के तौर पर भी मुतमईन थी क्योंकि वो उसे हर आसाइश दे रहा था जितनी उसे जरूरत थी। इस इलाके में रहते हुए उसे तकरीबन 2-3 माह ही गुजरे जब उसे पता चला कि वो पेट से है। वो दिन में कभी भी उसके पास नहीं आता था, रात में कभी कभार उसके पास आता और फिर रात गए तक वहीं रख जाता। मुकद्दस कभी दिल चाहता था कि वो हमेशा एक शौहर के तौर पर उसके साथ रहे, ऐसे ही उसके साथ प्यार भरी बातें करता रहे और उसे अपने एहसास से महकाता रहे। लेकिन अहमद जमाल ने उसे वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि ये मुमकिन नहीं है और उसने भी कोई सैद नहीं की। उसके लिए इतना ही काफी था कि वो शख्स उसकी खबरगिरी के लिए रात को आ जाता। उसकी खबरगिरी भी हो जाती है और अपनी जरूरियात भी पूरी कर लेता। वो मुकद्दस को अक्सर यकीन दिलाया करता कि एक रोज वो हमेशा के लिए उसके पास आ जाएगा या फिर उसे अपनी दुनिया में लेकर चला जाएगा। उसने लोगों से मेल जोल करने की मुकद्दस को इजाजत नहीं दी थी। मुकद्दस को अपनी तन्हाई दूर करने के लिए इतनी इजाजत मिल चुकी थी कि वो इस मोहल्ले की यतीम और बेसहारा बच्चियों को घर बुलाकर कुरान मजीद पढ़ा लेती। इतना तो वो कर ही सकती थी और उसके अलावा न ही उसे किसी से बात करने की इजाजत थी और न ही अहमद जमाल के बारे में किसी को बताने की। जिंदगी बस यूं ही गुजर रही थी जब एक रोज शबाना शहबाज के इल्म में ये बात आई कि अहमद जमाल उसके अलावा भी अपनी जिंदगी में किसी को शामिल कर चुका है और उसे ये खबर सुनकर यूं महसूस हुआ जैसे उसके तन बदन में आग लग चुकी हो। उसे हरगिज़ ये अंदाजा नहीं था कि अहमद उस हो गया हो के साथ ये सब कुछ करेगा। उसे भले ही उसकी परवाह नहीं थी, लेकिन फिर भी ये उसकी इज्जत का मसला था कि इसके होते हुए उसके शौहर ने बाहर मुन्नामारी की। और जब उसने अपने सोर्सेज इस्तेमाल करते हुए इस बात का पता लगाया तो उसे ये सुनते ही हैरत का शदीद झटका लगा कि वो लड़की एक गरीब घराने की बेसहारा और यतीम लड़की है जिसे अहमद जमाल ने शबाना शहबाज के मध्य मुकाबिल लाकर खड़ा किया था। सबसे पहला काम था इस लड़की से निपटना और उसे अहमद की जिंदगी से निकालना और उसके बाद ही वो अहमद जमाल से निपट सकती थी। इसने उस लड़की को फंसाने की एक कोशिश की और उस कोशिश में वो अपने सरमाए और अपने शैतानी दिमाग का इस्तेमाल करके काफी हद तक कामयाब भी हो गई। इस रोज उसने पुलिस को इस बात के बारे में बाखबर कर दिया कि वहां मौजूद लड़की जिस्म फरोशी का काम करती है और न सिर्फ खुद काम करती है बल्कि उर्द गर्द की बेसहारा लड़कियों को भी इस काम में मुलवस कर चुकी है। अहमद जमाल ने उसे कहीं पर भी बतौर बीवी मुतआरफ नहीं करवाया था, इसीलिए उस पर यह केस दायर करने के बाद शबाना शहबाज मुकम्मल मुतमईन हो चुकी थी कि अब अहमद जमाल की जिंदगी से
ये कांटा तो हमेशा के लिए निकल चुका है, और उसके साथ ये सलूक करके वो अहमद जमाल और बाकी इन तमाम लोगों के लिए अबरत बना देना चाहती थी, जो आज के बाद इससे गद्दारी के बारे में सोच भी रखते हूं। अहमद जमाल को जब इस बात की खबर हुई तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। वो इतना तो जान गया था कि शबाना उसकी जिंदगी में मुक़द्दस की मौजूदगी के बारे में जान चुकी है, लेकिन उसे इतना अंदाजा नहीं था कि वो इस हद तक चली जाएगी। और जब शबाना को उसने उस काम से बाज आने के लिए कहा तो शबाना की एक धमकी ही उसके लिए काफी थी। उसकी जिंदगी की सारी आसाइशें, पैसा, बेनिक बैलेंस, गाड़ियां, नाम, सब कुछ शबाना की बदौलत ही था। काफी देर तक दिल में ये वहम ज़मीर की दस्तक के तौर पर जिंदा रहा, और फिर उसने सर झटक कर इस बात को नजरअंदाज कर दिया। वो लड़की बेहद खूबसूरत हो सकती थी, लेकिन उसकी जिंदगी के आसाइशों से खूबसूरत नहीं थी, और उसे ये आसाइशें दिलो जान से अजीज थीं। केस जब मुकम्मल तौर पर खुल चुका था और तमाम बयानात सामने आ गए, तो उस बात की भी वजाहत हो गई कि वो बचा अहमद जमाल का है और मुक़द्दस अहमद जमाल की बीवी है। अदालत ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया था और अहमद जमाल पर और उसकी बीवी पर केस हो सकता था, लेकिन मुक़द्दस ने दिल बड़ा करते हुए सबके सामने उस शख्स को माफ कर दिया। उसके लिए इतना काफी था कि अल्लाह ने उसे एक मौका दिया था, उसकी जिंदगी बचा ली थी, उसकी इज्जत बचा ली थी, और उसे मोजज़ाती तौर पर पैटे से नवाजा, जो उस वक्त अपनी माँ की रिहाई की खबर का परवाना लेकर आया था। वो हकीकत में उसके लिए मोजज़ा था। अगर वो पैदा ना होता तो शायद उसको हमेशा के लिए नाम मिट जाता। उसने अहमद जमाल से तलाक ले ली। उसकी जिंदगी में सहारे के तौर पर उसका बेटा मौजूद था, और उससे बड़ा सहारा इसे अपने खुदा का था। हो सकता है कि जिंदगी में फिर कभी काबिल भरोसा और वफादार शख्स उसे मिल जाए, लेकिन फियल वक्त इस शख्स से उसकी जान छूट गई थी, जो उसकी जिंदगी में महज एक बद निमादाग की मानत था।